Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter current electricity और आज हम लोग यहां पर जो बात करने वाले हैं वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स. ठीक है, सो पहले सवाल के साथ में शुरुआत करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. ओके, हमारे पास में मान के चलो एक बल्ब है, बल्ब नंबर 1 है. इसको बोला गया है कि ये है भाई आपका 100 वैट 200 वोल्ट वाला. दूसरा बल्ब है जो है मान के चलो 50 वैट, अगेन सेम 200 वोल्ट वाला. तीसरा बल्ब है 25 वैट 200 वोल्ट वाला. ठीक है, ओके. ऑल ऑफ देम आर connected in series with 200 वोल्ट डीसी सप्लाई. ठीक है, मैंने क्या किया है, 200 वोल्ट की डीसी सप्लाई से करंट कनेक्ट किया है. अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस. ओके, कौन ज्यादा चमकेगा कौन कम चमकेगा, इस ऑर्डर में आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है. ये आपका सिंपल सा टॉपिक है. तो भाई कैसे करें, क्या करें हम लोग इसके लिए. तो भैया देखो, सबसे पहला जो काम है वो मैं क्या करता हूं कि एक सर्किट बनाने की कोशिश करता हूं. ठीक है, ये सर्किट के अंदर में ये आपका पहला बल्ब, ये आपका दूसरा बल्ब और ये आपके पास में तीसरा बल्ब. ठीक है, और मैंने इनको कनेक्ट कर दिया सप्लाई से जो कि है 200 वोल्ट की सप्लाई. ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, मैं आपको सिखाया हुआ हूं कि पावर के बहुत सारे फॉर्मूले मैंने यहां पर निकाल के सिखाए थे. और उसमें आपको एक बात और बताई थी, क्या वे देखो लास्ट में किसने कितनी पावर कंज्यूम की है उसके बेसिस पर ही आपको ब्राइटनेस मिलेगी. मतलब पावर और ब्राइटनेस का सीधा सीधा रिलेशन है. वे जिसकी पावर ज्यादा आएगी उसका ब्राइटनेस ज्यादा आएगा. तो सर इसका मतलब तो यह है कि ये B1 वाले की पावर ज्यादा है, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा आएगी. यदि ऐसा ही सवाल पूछना होता तो फिर सवाल क्यों देता था भाई. देखो एट द एंड क्या है कि ये 100 वैट जो भी है वो कब आ रहा है, जब यदि आपने उस बल्ब को 200 वोल्ट पे लगाया होगा तो 100 वैट मिलेगी. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर हमारे पास में सीधी सीधी सिचुएशन ये है कि मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो सबको 200 वोल्ट मिलेगा क्या, नहीं, सबको 200 वोल्ट नहीं मिलने वाला है. ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भैया हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है एंड ये चीजें. तो यहां से हमेशा आपको पहले क्या करना है कि आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस. ठीक है, तो रेजिस्टेंस के लिए रफ कैलकुलेशन में इधर करता हूं. तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब नंबर 1 आएगा आपके पास में P बराबर V²/R होता है, तो R आएगा V²/P. ओके, तो मेरे पास में आएगा 200 × 200 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 जीरो कट जाएंगे तो ये आ गया 400 ओम. मतलब सिंपल सी बात है, ये 400 ओम का बल्ब है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कैलकुलेशन करके निकाला है अभी मैंने 400 ओम. ठीक है, बल्ब नंबर 2 लिया, इसका कितना आएगा 200 × 200 डिवाइडेड बाई 50. ठीक है, 0 से 0 काट लो, 5 से काटोगे 5 का 20, 4 दूना 800. तो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 800 ओम. मतलब ये वाला बल्ब मान लीजिए 800 ओम का लगाया है. तो यहां पर आप इसका रेजिस्टेंस लिख दीजिए 800 ओम. और सिमिलरली तीसरे रेजिस्टेंस के लिए भी आप कैलकुलेट कीजिए, तो यह आएगा कितना 200 × 200 डिवाइडेड बाई 25 आएगा. तो 25 अट्ठे काटोगे, 25 अट्ठे 200, 8 दूना 1600, तो 1600 ओम इस वाले बल्ब का रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, यहां तक समझ में आया. तो सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, सबसे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है. कुछ भी हो जाए सवालों के अंदर में सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके रखना ही रखना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा. अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, तो मैं इस वाले सेक्शन को मिटा रहा हूं, तो आप इसको पहले एक बार छाप लीजिए. छाप लिया होगा, चलो अब ध्यान से देखिए. अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, पावर जो होती है वो होती है I² × R. तो पहले काम करता हूं, इस वाले का रेजिस्टेंस पहले लिख देता हूं, ये है 1600 ओम. ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान देखिए क्या होगा, इस सर्किट में से कुछ तो भी करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, मैं बोला सही बात है. तो यहां से जो भी करंट फ्लो होगा उसका नाम दे दिया आपने I. तो अब आप जानते हैं पावर होता है I² × R.
तो यहां से आप कह सकते हैं भैया पावर जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यदि करंट क्या है, कांस्टेंट। सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो मैं क्लियरली कह सकता हूं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा, और जिसकी पावर ज्यादा उसकी क्या ज्यादा हो जाएगी, ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी। तो ब्राइटनेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि यदि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी लगाना है तो ब्राइटनेस जो होगी बल्ब नंबर 3 की ज्यादा होगी, उसके बाद में बल्ब नंबर 2 की आएगी, और लास्ट में बल्ब नंबर 1 की आएगी। ये बात समझ में आ गई? दिस इज द ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। ये तो मैंने कर लिया, लेकिन क्या है ना, मैं हो सकता है ना कि सवाल ऐसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ब्राइटनेस के लिए नहीं पूछे, वो कुछ और पूछ सकता है। जैसे उसने पूछ लिया कि भैया व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय बल्ब नंबर 2, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं थोड़ी ऐसे करके छोड़ दूंगा, मुझे तो करना पड़ेगा सवाल। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि सवाल कैसे करना है वो भी हम लोग सीख लेते हैं। ये तो हो गया शॉर्टकट कि यदि सवाल ब्राइटनेस के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए पूछता है तो उस केस में आप सवाल को तो ऐसे कर लोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि ब्राइटनेस पूछी गई है किसी पर्टिकुलर बल्ब की तो कैसे निकालोगे, तो भैया इसका मतलब यह है कि आपको पावर कंज्यूम निकालनी है, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं करंट। तो बोलो करंट कितना आएगा, तो करंट आएगा I बराबर V बाई आर इक्विवेलेंट। तो आप लिखोगे I आएगा कितना, V है 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 400 प्लस 800 और प्लस 1600। तो I की वैल्यू आएगी कितनी, 200 डिवाइडेड बाई 16, 8 और 4 12, 12 और 12 24 और 6 24 और 4 28, 2800। ओके, तो भैया I की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 2 जीरो कटेंगे तो 1/14 एम्पियर। ठीक है, ये आ गई आपकी करंट की वैल्यू। इट इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू ऑल दी बल्ब्स। ये जो करंट है 1/14 एम्पियर का सारे बल्ब में से फ्लो करेगा। तो अब मैं बताता हूं बल्ब नंबर 1 की जो पावर आएगी वो लिखी जाएगी I² R1। तो I² का मतलब आएगा 1/14 का स्क्वायर इंटू R1 कितना है 400। बल्ब नंबर 2 की जो पावर है वो आएगी I² R2 जो कि लिखी जाएगी 1/14 का होल स्क्वायर इंटू 800। और बल्ब नंबर 3 की जो पावर आएगी वो आएगी I² R3 मतलब आएगा 1/14 का होल स्क्वायर इंटू 1600। ये आपके पास में सारे बल्ब्स की क्या आ गई, पावर आ गई। तो यहां से आपको पता लग गया कि बल्ब नंबर 3 जो है वो ज्यादा चमकेगा और ये कम चमकेगा। क्लियर है? अच्छा, इसको 1/14 का स्क्वायर यदि मैं बोलता हूं तो 196 है, तो लगभग 200 मान लेता हूं। तो इसकी पावर जो आएगी लगभग 2 वैट के आसपास आ रही है, बराबर है। इसकी कितनी आ रही है 4 वैट के आसपास, और इसकी कितनी आ रही है 8 वैट के आसपास। ठीक है, लगभग ये हो गया काम। वैसे देखो कितने का था वो, 100 वैट वाला था, वो उसको 2 वैट ही मिल रही है, मतलब वो शायद चल भी नहीं पाएगा प्रॉपरली देखा जाए तो। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरह से आप पावर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने यहां पर आपको पहला सवाल करवाया। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी साइड दे देता हूं जिससे क्या है ना कि आप लोग अभी सवाल को कर सकें, कॉपी कर सकें, जिससे क्या है मैं अगले वाले सवाल पे मूव ऑन करना चाहता हूं। ठीक है, श्योर है? बोलो हो गया आपका, लिख के हो गया रहेगा। तो सेम सवाल को कॉपी पेस्ट करना है, बस यहां पर देखो एक छोटा सा चेंज करूंगा मैं सवाल के अंदर में, बाकी आपको एज इट इज सवाल लिखना है। ठीक है, तो सवाल देखते हैं क्या मैं चेंज कर रहा हूं। ये जो सीरीज लिखा है ना, इसकी जगह मैंने यहां पे वर्ड यूज कर लिया है इस बार पैरेलल। मतलब मैं क्या चाहता हूं कि अगला सवाल जो किया जाएगा वो पैरेलल के लिए सवाल किया जाएगा। ये डेटा मैं लिख ले रहा हूं क्योंकि मेरे को वापस से वो मेहनत बच जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आप पहले कर लीजिए सवाल को, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो ये सब मैं मिटा रहा हूं। अब देखो ध्यान रखना, सवाल पैरेलल का है, तो पैरेलल का यदि सवाल है तो आपको कनेक्शन भी पैरेलल देने पड़ेंगे। ये जो है ये दिया नहीं है ब्लू वाला, एक काम करता हूं, पैरेलल को भी मैं ब्लू की बजाय रेड में लिख देता हूं जिससे पता रहे। लो भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब क्या है आपको पता है कि भाई ये सवाल में यहां पर ये चेंज किया गया, बाकी सब कुछ सेम रख दिया। अरेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, चलो अब सवाल कैसे होगा, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस क्वेश्चन। तो देखो सवाल यदि सिर्फ अरेंज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का है वो तो तुरंत हो जाएगा, उसमें तो कोई परेशानी है नहीं। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है पावर कंजम्पशन से रिलेटेड, कि वो कैसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि उसी पे सवाल आ जाए।
2 बल्ब हो गए, तीसरा बल्ब यहां लगा देते हैं और लास्ट में ये आपकी सप्लाई लगा दिया आपने, ठीक है। ये है 200 वोल्ट की सप्लाई, आपके रेजिस्टेंस ये वाला है 400 ओम, 800 ओम और 1600 ओम, ठीक है। अब बताओ कैसे करेंगे। देखो एक सिंपल सी बात बताऊं, यहां पर पावर का फॉर्मूला है, होता है क्या, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो है वी स्क्वायर बाई आर। देखो पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है कि भैया जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर ज्यादा आएगी। और यदि इस हिसाब से आप देखते हो तो आप क्लियरली कह सकते हो कि भैया इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका सबसे ज्यादा है। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है उसकी पावर सबसे ज्यादा, उल्टा बोल दिया कि मैं, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम उसकी पावर सबसे ज्यादा, या जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसकी पावर सबसे कम। तो क्लियर दिख रहा है मुझे कि भैया ये वाला इस बार क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा चमकेगा, ये वाला कम चमकेगा। मतलब आपका ऑर्डर आएगा B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3। अच्छा सर जी पावर कंज्यूम तो आपने निकाल के दिखाई नहीं इस बार, एक बात बताओ, पावर कंज्यूम कर निकाल के दिखा के क्या मतलब होगा। जैसे आपने निकाली पावर नंबर 1, तो क्या लगाओगे, वी स्क्वायर बाई R1। तो बोलो V तो आपका 200 इंटू 200 है और R1 आपका 400 है, तो आप खुद से देख लीजिए, ये तो 100 वॉट आ ही रहा है, और ये तो वैसे भी थी ना भाई। पैरेलल में क्या होता है कि आपका वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है, और वोल्टेज ड्रॉप सेम है, इसका मतलब क्या है कि भैया जितना वोल्टेज आपने सप्लाई पे दिया है वो एज इट इज आपको कहां पर मिल जाएगा, जहां पे सप्लाई हर एक बल्ब के अक्रॉस मिल जाएगा। क्लियर है, ओके। अब सवाल में क्या है, अब सवाल को लेवल थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने का मतलब यह है कि हम लोग डेटा में थोड़ा सा परिवर्तन और कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं चाहूं तो यहीं पे सवाल को कर लूं, या फिर चाहूं तो नया सवाल लिख दूं, जैसा भी आपको उचित लगे। एक काम करते हैं, दूसरा लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से उसी जगह पे पड़े हुए हैं हम लोग। आपके पास में बल्ब नंबर 1 वही 100 वैट 200 वोल्ट सप्लाई वाला, दूसरा बल्ब 50 वैट 200 वोल्ट सप्लाई वाला, तीसरा बल्ब 25 वैट और 200 वोल्ट सप्लाई वाला। और इस बार मैंने क्या किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है और 600 वोल्ट की सप्लाई लगाई है। देखो ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया है, 600 लगाया। 600 क्यों किया है, 200 200 200 600 कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। बोलो अब इस बार इस सवाल को कैसे करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सेम अप्रोच लगानी, कुछ भी नया नहीं है। तो भैया सबसे पहले तो आप रेजिस्टेंस निकालोगे, जो कि आएंगे कैसे कि R1 बराबर आएगा 400 ओम। सिंस देखो मैं सेम डेटा का फायदा क्या है कि आपका एक सवाल जल्दी हो जाएंगे, ये सवाल 800 ओम और तीसरा ले लिया, कितना आएगा 1600 ओम, निकल के आ गया। अब आपने सर्किट के अंदर लगाया तो यहां पर पहला बल्ब, दूसरा बल्ब और इस बार ये तीसरा बल्ब, और इस बार की मैंने जो सप्लाई रखी है वो रख दी है 600 वोल्ट, ठीक है, 600 वोल्ट। अब बोलो क्या करेंगे यहां पे, तो यहां पर आपका 400 ओम जो है वो लगा दिया, 800 ओम लगा दिया और 1600 ओम लगा दिया। करना वही है, सबसे पहले करंट निकाल लो और करंट के बेसिस पे लगाते चलो। तो भैया करंट आपको मालूम इस बार 600 है, तो ध्यान रखना करंट कितना आएगा, करंट आएगा I बराबर 600 डिवाइडेड बाई 8, 16 और 8 24 और 4 2800 बराबर है। करंट इतना आएगा, 0 0 0 कैंसल, 2 से काटोगे तो ये आएगा कितना 3 और ये आएगा 14, तो 3/14 एम्पियर करंट आ गया। पावर निकालो, तो भैया पावर आएगी फर्स्ट बल्ब की कितनी आएगी, I स्क्वायर R, मतलब आएगा 3/14 का होल स्क्वायर इंटू R1 मतलब 400 ओम। पावर आएगी दूसरे बल्ब की कितनी, 3/14 का स्क्वायर इंटू 800 ओम। और पावर आएगी तीसरे बल्ब की कितनी, 3/14 का स्क्वायर इंटू 1600 ओम। ओम नहीं सॉरी, पावर को ओम में कहां लेके आ गया मैं,
1600 ये वैट में, ठीक है, वो लोग कर सकते हैं। अब यहां पर क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो ये तो फैक्टर कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला जो बल्ब है 1600 वाला, उसकी पावर क्या आएगी, सबसे ज्यादा आएगी, तो वही सबसे ज्यादा चमकेगा। तो सवाल में अभी भी यही है, B3 ग्रेटर देन B2 और ग्रेटर देन B1, ठीक है। सवाल अभी तक बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। अब कई बार क्या होता है, यहां पे एक सवाल बन जाता है, भैया कौन सा बल्ब के फूटने की संभावना बढ़ रही है। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि अभी ये दोनों जो बल्ब है इसमें कोई ज्यादा इतना तो है नहीं, बट फूटा भी, पहली बात तो ऐसा भी हो सकता है कोई भी नहीं फूटे। देखो जैसे मैं यहां पे बताता हूं, अंदाजे से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग कि ये आएगा, देखो 14 से काटोगे वही 196, 200 मान के काटो तो ये आ गया 8 और 9 18 8 9 72 72 वैट। देखो इसके फूटने के चांसेस ज्यादा बन गए। क्यों बन गए? तो इसका रीजन ये है कि भैया ये है 25 वैट की कैपेसिटी वाला और इसके पास में मिल कितने रहा है 72, मतलब लगभग 3 गुना, तो ये फूटने की संभावना है। इसमें चेक करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर वाले को जरा चेक करके देखते हैं हम लोग। 14 से काटोगे 196, 4 बार 9 चौक 36, तो ये वाला नहीं फूटेगा, ये वाला डिम चलेगा और ये वाला तो एकदम गया गुजरा सा चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस कितने आने वाला है, 18 वैट आने वाला है, ठीक है। तो ये भी मैंने कर लिया। तो ये सवाल यहां पर जो है, इतने ही टाइप के इसमें सवाल बनते हैं कि इससे भी ज्यादा कुछ बन सकता है, तो इससे भी ज्यादा बनाया जा सकता है। सवाल वो तो पूछने वाले एग्जामिनर के मन के ऊपर है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखो सवालों के लिए मैंने क्या किया, एक सर्किट बना दिया, ठीक है। यहां पर एक बल्ब लगा दिया, फिर मैंने क्या किया, इस ब्रांच में फिर से 2 बल्ब लगा दिए, ऊपर गया यहां पर एक बल्ब लगा दिया और इस ब्रांच को और आगे डिस्ट्रीब्यूट करके यहां पर भी एक और बल्ब लगा दिया, ठीक है, ऐसे बल्ब लगा दिए, ठीक है। अब मान के चलो ये सारे की सारे जो बल्ब हैं वो आइडेंटिकल है। सारे बल्ब कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। ये V वोल्ट का है, बैटरी है, सारे बल्ब आइडेंटिकल है, इसका मतलब सबका रेजिस्टेंस कितना है, R है। अब आपको बोला गया है, एक्चुअली क्या इसमें नंबरिंग लिखनी चाहिए थी मैंने, ना, चलो एक काम करता हूं, क्या कर रहा हूं मैं, नंबरिंग के लिए जगह बना लेता हूं, इसमें नंबरिंग लिख देता हूं। वैसे मैंने आपको बता दिया ऑल दी बल्ब्स आर आइडेंटिकल, ऑल दी बल्ब्स आर आइडेंटिकल। मैंने नंबरिंग लिखना चालू किया, इसको 1 नंबर दे देता हूं, ये नंबर 2 दे देता हूं, 3 दे देता हूं, 4 दे देता हूं, 5 दे देता हूं और 6 दे देता हूं। ये 6 बल्ब लगा दिए और आइडेंटिकल रजिस्टर्स है, सॉरी आइडेंटिकल बल्ब्स है। सवाल पूछा गया है कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। सवाल वही है, अभी देखो हम लोग कॉन्सेप्ट बस कवर कर रहे हैं। ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, नोबडी नोज अबाउट इट, कोई जानता नहीं है। बट क्या है कि हमारा काम बनता है कि भैया हम लोग एक एक सवाल को धीरे धीरे करते हुए क्यों ना हो, लेकिन देखते हुए चलते चलें, ठीक है। ओके चलो, तो ये सवाल से आपका एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब इस सवाल को कैसे डील करोगे, तो इस सवाल को डील करने का तरीका यह है कि आपको करना क्या है कि आपको, मैंने क्या बोला, देखो ब्राइटनेस उसकी ज्यादा आएगी जिसका पावर कंजम्पशन ज्यादा है, और पावर कंजम्पशन के लिए आप बात करते हो तो P बराबर तो हो जाएगा I² इंटू R, बराबर है। अब यहां पर क्या है, सबके रेजिस्टेंस तो सेम है भाई, यहां पे सबके रेजिस्टेंस सेम है, तो भाई आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको कैलकुलेट करना चाहिए क्या, करंट डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए और उसी से आपका काम बन जाएगा। ओके, तो इसका मतलब मैंने देखो क्या बोला कि भैया देखो यहां से करंट I फ्लो हुआ, ठीक है, तो क्या ये पूरा करंट I इस बल्ब 1 को मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, पूरा करंट I इस बल्ब नंबर 1 को मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि भैया बल्ब नंबर 1 की जो ब्राइटनेस है वो सबसे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा किसी की नहीं है, क्योंकि इसको पूरा करंट मिल रहा है। ओके, अब देखो यहां से आगे जाने पर क्या हो रहा है, यहां से आगे जाने पर आपका करंट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस। तो भैया ये करंट मान लेते हैं I1 है और ये करंट मान लेते हैं I2 है। तो अब I1 और I2 निकालें कैसे, दैट इज द क्वेश्चन। तो उसको आपको मदद करेगा कौन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। तो भैया देखो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे खेलना है, तो मैंने माना देखो इसका रेजिस्टेंस R है तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया 2R, और यहां पर देखिए R और R पैरेलल मतलब R/2 प्लस R मतलब हो गया, इस जगह पर हो गया कितना 3R/2। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, I1 I2 बराबर 1/2R 1/3
3r/2, सही है। टेक द एलसीएम, एलसीएम आएगा 6r, 6r से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बचेगा 3/4, सही है, 3/4। क्यों? 3 दूना 6, 2 दूना 4, ओके, 3/4 हो गया। तो भैया देखो ये आपके पास में I1/I2 आ गया। सो इट इंप्लाइज I1 कितना आएगा? I1 आएगा 3/3 प्लस का 4 इंटू आई, तो ये आंसर आएगा 3i/7। और I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? 4/3 प्लस का 4 इंटू आई, मतलब आएगा 4i/7। सो यहां से देख के बताइए कौन सा करंट ज्यादा है और कौन सा कम है। तो आप कह सकते हैं क्लियरली कि भैया I1 वाला जो है वो 3i/7 है और I2 वाला जो है वो आपका 4i/7 है। इसका मतलब ये वाला करंट ज्यादा है। कौन सा वाला? 4i/7 वाला करंट ज्यादा है, 3i/7 वाला कम है। ओके, दूसरी बात देखिए, बल्ब नंबर 2 और 3 में से सेम करंट और सेम रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है, यहां से मेरे को एक कंक्लूजन निकलेगा कि बल्ब नंबर 2 की ब्राइटनेस और बल्ब नंबर 3 की जो ब्राइटनेस है वो सेम होने वाली है। कितनी होने वाली है? सेम होने वाली है। ये बात समझ में आ गई? 2 और 3 की ब्राइटनेस सेम आएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये 4i/7 यहां से आगे चला, लेकिन यहां से आगे चलने के बाद में यहां पे एक और परेशानी आ गई, देखिए यहां पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन आसान है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि भैया ऊपर और नीचे का रेजिस्टेंस, इसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है, तो इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यदि इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट यहां पर आप करोगे तो ये करंट होगा कितना? 4i/7 का आधा, मतलब इस ब्रांच में 2i/7 और इस वाली ब्रांच में भी 2i/7। तो अब यहां पर आपको क्लियरली हो चुका है। अब इनके पावर लिख लेते हैं। तो भैया देखो इस वाले के लिए बल्ब नंबर 2 की जो पावर आएगी वो आएगी I², मतलब 3i/7 का स्क्वायर इंटू आर। वैसे इतना भी देखने की जरूरत नहीं है, आप तो करंट से आइडिया लगा लीजिए किसमें कितना आएगा। तो भैया देखो बल्ब नंबर 1 सबसे ज्यादा चमकेगा, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं, इसकी तो काम खत्म हो गई। इसके बाद देखिए बल्ब नंबर 4 का नंबर इसके बाद लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट है वो है 4i/7। कितना है? 4i/7। ओके, अब एक बात ध्यान रखना, इसमें सबका डिनोमिनेटर 7 है, इसलिए मैं ऐसे कर पा रहा हूं। यदि डिनोमिनेटर भी अलग अलग आ जाएंगे ना तो फिर आपको थोड़ा सा पूरा करके देखना पड़ेगा कितना किस में आ रहा है। वैसे ऐसे सवाल नहीं आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो भैया यहां से देखो आप बोलोगे B1 के बाद में ब्राइटनेस आएगी B4 नंबर के बल्ब की। B4 के बाद में देखो इसमें 4i/7 है, इसके बाद 3i/7 वालों की आएगी, मतलब 2 और 3 की। तो भैया इसके बाद में आएगा ग्रेटर देन B2, लेकिन B2 जो है वो B3 के ही बराबर आएगा। ये बात सही है? ओके, इसके बाद किसका नंबर लगेगा? इसके बाद 6 और 5 बज गए, तो भैया B5 और ग्रेटर देन B6 हो गए। क्या 6 बल्ब? 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 बल्ब हो गए। ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट आ गया। क्लियर है? बोलो, कर सकते हो ऐसे? यदि कोई सवाल आता है तो इजीली कर पाओगे कि थोड़ा सा डर लगेगा? सर थोड़ा तो डर लगना लाजमी है। मैं बोला चलो ठीक है, थोड़ा सा डर जाना, लेकिन सवाल को अच्छे से करके आ जाना। मैं बोला ठीक है सर, कोशिश करेंगे, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक हेडिंग डालते हैं जिसे बोला जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, एक छोटी सी हेडिंग है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये छोटी सी एक हेडिंग है। अब सर जी ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के किस रिलेटेड है? तो मैंने क्या बोला कि लेट से मेरे पास में एक रजिस्टर है, ठीक है, ये एक्सटर्नल रजिस्टर मैंने बना दिया कैपिटल R, और इसे मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका EMF E है। ध्यान से रखना, इसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो ये ऐसे बनाने का तरीका जैसा मैंने आपको सिखाया है। अब इसके अंदर में हम लोगों को बात करनी है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से रिलेटेड। ठीक है, सो कैसे बात होगी? तो देखो पावर जो है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, वर्ड में क्या बोला गया है कि भैया मैक्सिमम पावर जानी चाहिए। ओके, तो भैया देखो मैंने क्या बोला, ये R है, ये E है, मैंने बोला यहां से करंट I निकला। यहां से करंट कितना निकला? I निकला। मैं बोला ठीक है। अब यहां से यदि करंट I निकला तो ये I कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, I बराबर आएगा E डिवाइडेड बाई R प्लस का R। बोलो इसमें किसी को शंका है? इसमें तो किसी को शंका नहीं है। अब जो यहां से पावर ट्रांसफर हो रही है वो किसको रिसीव हो रही है? इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रिसीव हो रही है। तो भैया इसमें से करंट I जाएगा, तो इसके अक्रॉस जो पावर लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी I² इंटू R। तो पावर लिखी जाएगी I² इंटू R, मतलब E डिवाइडेड बाई R प्लस का R
का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस। अच्छा, अब थोड़ा सा सवाल पे फोकस करो। सवाल लिखा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है? पावर मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है इट इज लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा। और मिनिमा मैक्सिमा का जब कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि उसको डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू जीरो कर दो। तो भैया यहां पर किसको डिफरेंशिएट करें? तो भैया यहां पर देखो, ये सेल है जिसका EMF E है और ये स्मॉल r है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस, मतलब वही तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है कि भैया किसमें कितना क्या मिल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, किसमें कितना पावर मिल रहा है, यही हम लोगों को चेक करना है। बोला ठीक है, चलो सर जी करते हैं, चेक करने में क्या दिक्कत है? बोला ठीक है। सो हमने किया, तो मैंने लिखा dp बाई डी आर इक्वल्स टू जीरो। सो डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू आर, किसका? ई स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। इस वाली टर्मिनोलॉजी को डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू करना है जीरो। अब देखो यहां पर दो तरीके हैं डिफरेंशिएशन करने के। देखो ई तो कांस्टेंट है, उसको तो हटा के बाहर फेंक दो, ये तो हट जाएगा। ठीक है, तो आपको डी बाई डी आर ऑफ, एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे करो कि आर का करो प्लस वन बाई, सॉरी ऐसे कैसे कर लोगे, प्लस तो लगा ही सकते, आर इंटू वन बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ऐसे कर लो, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगा लो, जो आपको अच्छा लगे। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे करना है। वीडियो क्या ध्यान रखना है? वीडियो का ध्यान रखना है। तो भैया उसी वीडियो का ध्यान रखो और डिफरेंशिएट करो। अब कई लोग बोलेंगे सर ये वीडियो क्या है? भैया ये v है, ये u है। फॉर्मूला सिखाया था u बाई v का, जब डिफरेंशिएशन करते तो हम लोग लिखते हैं v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी डिवाइडेड बाई v का होल स्क्वायर। सही है, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने u बाई v का। सो प्रॉपरली फॉर्मूले को यूज करो। तो भैया v क्या है? तो v है आपका r प्लस r का होल स्क्वायर बराबर है इंटू डी यू, मतलब इस कैपिटल आर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? इंटू वन माइनस यू, तो यू आपने लिख दिया आर इंटू वी का डिफरेंशिएशन, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर वाली टर्म का। ऐसा मत कर देना पता लगा वन बाई एक्स का कर दिया, मतलब ऐसे फॉर्मेट लगा दोगे, नहीं। तो ये आएगा कितना, यहां से आर तो एज इट इज, ये आएगा 2r प्लस का आर, ये ब्रैकेट क्लोज, अपॉन r प्लस आर का पावर 4 शुड बी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? बोला ठीक है। अब बोलो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो ये जो चीज है ये तो इक्वल टू किधर जाएगी? तो ये तो खत्म हो जाएगी। बोलो सही बात है, लेकिन ये बची रहेगी, ये बची रहेगी r प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर प्लस आर इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? बोलो यहां तक कोई परेशानी? अब यहां से आप देखिए, या तो आप r प्लस आर कॉमन निकाल लीजिए या फिर ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेना कई लोगों को ज्यादा आसान लगेगा, तो मैं वैसे कर लेता हूं। आर स्क्वायर प्लस का 2rr माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2rr इक्वल्स टू जीरो। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 2rr से 2rr कैंसल, ओके, तो ये बचेगा आर स्क्वायर, और इसमें देखोगे तो यहां से ये काटोगे तो आएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सो इट इंप्लाइज आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर, सो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रखना है। क्या है सर जी ये रिजल्ट? क्या रिजल्ट है? स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। ये कोई रिजल्ट आया है सर? ये भी कोई रिजल्ट है, इसको भी हम याद रखेंगे। हाँ सर, सवाल कैसे बनेगा वो तो बता दो। याद तो रख लेंगे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत बाएं हाथ का खेल है हमारे लिए। तो सवाल सुनिए क्या होता है। सवाल बनता है फाइंड द व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो कंडीशन ये है कि भैया कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कहती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, internal resistance of cell should be equals to total external resistance in the circuit
सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जितना भी, वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तो उस समय आपकी जो पावर है, जो पावर ट्रांसफर होगी, वो होगी मैक्सिमम। सो दिस इज कॉल्ड एज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। इसको याद रखना है। अब सवाल ये उठता है कि भैया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ठीक है, लेकिन वो मैक्सिमम होगी कितनी, वो हम लोगों को चेक करना है। तो वो कैसे चेक करोगे? तो भैया इसको चेक करने का तरीका सिंपल है, इस आर को उठा के यहां पर कैपिटल आर पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्या होगा, पहले पावर तो लिख दूं। पावर आई थी आपके पास में ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। नाउ रिप्लेसिंग कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर, तो पावर आ जाएगी, कितनी आएगी, ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर। सो भैया पावर आएगी ई स्क्वायर अपॉन आर आर आर, 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, एक आर कैंसल। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आएगी ई स्क्वायर अपॉन 4r। अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है। मतलब क्या कर दिया जाए, ठीक है, सवाल देखो ऐसे बनाएगा, ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये यहां पर 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, ये यहां पर 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, ये यहां पर एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये ऐसे कर दिया, और यहां पर ऐसे एक सेल बना दिया चुपके से। ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 4 ओम, ये है 5 ओम, और ये है 2 ओम, और ये बैटरी है 20 वोल्ट। और सवाल में पूछ दिया फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड बाय द सेल। और यहां पे बच्चा हैरान परेशान घूमे ही जा रहा है, क्या करूं अभी। कुछ नहीं करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया है 2, ये दिया है, तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 से काटोगे ये 10 बार कटेगा, 4 से काटोगे ये 5 बार कटेगा, आंसर आ गया 50 वैट। खत्म सवाल। बेसिकली ये जो ऊपर दिया हुआ है ना, वो आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? गुमराह करने के लिए दिया गया है, ताकि आप गुमराह हो जाएं और इस सवाल में पीछे पीछे घूमते रहें। बेसिकली आप यहां पे चाहिए तो ऐसे ना मैक्सिमम और लिख लीजिए साथ में, नहीं तो पता ही नहीं लग पाएगा कई लोगों को ये क्या निकाल दी। ये कौन सा रिजल्ट याद रखना है, सर ने बता दिया। पहले पावर कुछ अलग आ रही थी, अब कुछ अलग आ रही है। भैया मैं यहां पे बता रहा हूं कि दिस इज द पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड, दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड बाय द सेल। कर लोगे, क्या आएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4r। रिजल्ट याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छा सवाल हो सकता है, छोटा मोटा सा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, क्या इससे रिलेटेड कोई और सवाल बन सकता है? क्या इससे रिलेटेड कोई और सवाल बन सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। जैसे ध्यान रखना, देखो जब भी कभी उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना है तो वो सेल को ऐसे चौकोने में लगा के देगा। मैंने बोला ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है, ये मान लेते हैं 6 ओम है, ये मान लेते हैं कि है, यही निकलवा लेता हूं। चलो सवाल को थोड़ा सा करना ही है तो थोड़ा डिफिकल्टी कर लो। कई लोग बोलेंगे सर ये क्या लिखा है, ये तो चील सी उड़ रही है, एक्स है ये। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ये सवाल है, बोलो कैसे करना है, बोलो हाउ टू डील इट। अब देखो मैं एक्स यहां दिया हूं, कहीं पे भी दे सकता हूं, मेरे हाथ में ये सवाल में, ठीक है। बस आपको पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो सवाल में मैंने अभी कंडीशन समझाई थी। क्या समझाई थी? लेटेस्ट हैंड टू हैंड सवाल भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है तो भैया आपकी जो पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफर होती है। तो बस वही सवाल है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, तो भैया देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में और ये इसके सीरीज में। मतलब सवाल ये है कि 4 प्लस का 6 पैरेलल टू एक्स शुड बी इक्वल्स टू 2, बराबर है।
बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात ध्यान रखना, कि यदि नेगेटिव वेगेटिव यदि आंसर आ जाए तो मतलब अभी तो क्या, देखो मैं मन से सवाल बना रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मन से रे, तो आंसर गलत हो सकते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, थोड़ा बैठेगा, सोचेगा, डेटा निकालेगा, तब देगा। मैं तो भैया ऐसे रैंडम दे देता हूं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, 4 प्लस का 6x अपॉन 6 प्लस का x, आंसर नेगेटिव नहीं आ जाना चाहिए, तो नेगेटिव में रेजिस्टेंस हो नहीं सकता है। तो फिर हमको एक दो सवाल करके देखने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी। तो ये आएगा, ये तो पहले नेगेटिव लग रहा है मेरे को। चलो 6x, डरने में दिक्कत क्या है, 6 चौका 24 प्लस का 4x प्लस का 6x बराबर 2। संभावनाएं कुछ ऐसी बन रही हैं, 24 प्लस का 10x बराबर 12 प्लस का 2x। थोड़ी सी कम होती हुई संभावनाएं, नहीं पूरी संभावना यही है कि ये नेगेटिव ही आएगा। क्यों, कौन सा नंबर लो, मैं देखो 6 6 दूना 12, 2x नेगेटिव ही आएगा यार। ओके, यदि मैं 4 लिया तो देखो सवाल देखो आपके सामने तैयार है, बस मैं क्या है वहां पे x लिखा है तो मैं उसी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं। यदि मैं 4 लिया तो क्या आएगा, 4 छकी 24 तो 0 आ जाएगा। 5 लिया तो काम करता हूं, 6 ले लेता हूं। देखो देखो इस बार 6 से शायद आ जाए मतलब क्या, आना ही चाहिए सर, नहीं आया तो फिर हम बुरा मान जाएंगे। ओके, तो इसको मैं लिख दिया 6 6, ये भी आएगा 6। तो देखो ये इधर का 24 और 10 ये सही है, 6 छंग आएगा 36 प्लस का 6x। अब आप देखिए क्या होगा, 6x इधर जाएगा तो इधर आएगा 4x और 24 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, 12 24 12 36। तो भैया x का आंसर आएगा कितना, 3 ओम। मतलब उस x की वैल्यू होनी चाहिए 3 ओम। कितनी होनी चाहिए, ये 8 लग रहा होगा, इसको भी सही कर लो, 3 ओम। सो इट इज द आंसर। 3 ओम क्या है, आपका आंसर है भैया कि 3 ओम विल बी द आंसर फॉर दिस सवाल। अब वो x मैंने वहां दिया है, मैं वहां 4 की जगह डाल के दे सकता हूं, कहीं पे भी डाल के दे सकता हूं, ये मेरी टोटली मेरी मर्जी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, श्योर है? ओके, चलो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और टॉपिक करते हैं। वो ये है, देखो मैं सवाल करवा रहा हूं, सवाल को थोड़ा सा देखना और इससे आपको समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक रजिस्टर लिया 1 ओम का, मान लीजिए, एक बैटरी ली, और बैटरी लिया मतलब इस सेल ले लिया जिसका ईएमएफ भी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है और ये बैटरी 10 वोल्ट की है। ठीक है, अब यहां पर सवाल सुनिए क्या है। सवाल क्या है, सवाल ये है, पहले तो सवाल सर्किट का करंट निकालिए। सर ये भी कोई सवाल है, ये तो चुटकियों में काम कर देंगे हम लोग, बताओ चुटकियों में करके। तो आई बराबर आप लिखेंगे 10/4 + 1 5, तो आई बराबर आ गया 2 एम्पियर। मैंने तो बिल्कुल ठीक बात है, आपने सही बोला कि आई की जो वैल्यू आ रही है वो 2 एम्पियर आ रही है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बोलो इसमें शंका है? नहीं। अब मैं आपसे क्या बोलता हूं, देखो इसमें अब देखो सवाल पूछता हूं मैं, सवाल ये है कि भैया पावर ऑफ द बैटरी बताओ, बैटरी की पावर कितनी है। मैंने सवाल पूछा तुमसे, पहला सवाल है व्हाट इज द पावर ऑफ बैटरी। बोलो कितनी लिखोगे, आप लिखोगे V इंटू का I, बराबर है। V मालूम है आपको कितना है 10 और करंट है 2, तो 10 इंटू 2 तो 20 वैट। ओके, अब मैं एक और सवाल पूछता हूं आपसे। सवाल ये है कि भैया पावर कंज्यूम बाय रजिस्टर, क्योंकि यहां पे पावर कंज्यूम बाय रजिस्टर, बेसिकली देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे, रजिस्टर बनाया है, एक्चुअली में यहां पे कोई ना कोई तो क्या होगा, एक डिवाइस होगा। क्या होगा, कोई ना कोई डिवाइस होगा। तो इसकी पावर कंजम्पशन की यदि आप बात करते हो तो इसकी आएगी P बराबर I² इंटू R। सो P बराबर आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1, तो P बराबर आ गया 4 वैट। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? सर इससे क्या कहना चाहते हो? तो बेसिकली देखो क्या है, ये है बैटरी की पावर कितनी है 20 वैट, लेकिन ये बेसिकली क्या है, पावर ऑफ बैटरी का मतलब है पावर प्रोवाइडेड, यस और नो।
मतलब सही बात है सर, प्रोवाइडेड है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये चीज क्या है, ये आपका कोई तो भी क्या रहा होगा, इंस्ट्रूमेंट रहा होगा, कोई तो भी डिवाइस रहा होगा। उसके पास कितनी पावर पहुंची, तो उसके पास 4 वैट पहुंची। तो बची हुई कहां गई, तो बची हुई भाई साहब आपके इस इंटरनल रेजिस्टेंस ने खा ली, बराबर है। इसका मतलब यह है कि आपने इधर से 20 वैट का इनपुट दिया, तो आपको आउटपुट में कितना मिल रहा है, 4 वैट मिल रहा है। यस और नो, ये बात समझ में आई। ओके, तो यहां से हमारे पास में कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसे कहा जाता है एफिशिएंसी। क्या कहा जाता है, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी को डिफाइन किया गया है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो ऐसा लग रहा है कि गेन सीख रहे हैं हम लोग। यस, बिल्कुल वही सी चीज है। ओके, तो बस कर दीजिए। तो एफिशिएंसी आ गई 4, ये है 20, ये है 100। सो देखो कितना आएगा, 0 से 0 काट लो, 2 से 5 बार काट लो, 5 चौका 20। 20% एफिशिएंसी इस बैटरी की है इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर में। ध्यान से रखना, मैंने एक वर्ड बोला था, एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी इन दिस पर्टिकुलर सर्किट इज 20%। तो फिर मेरे मन में सवाल होता है, क्या सर सर्किट बदलने से सेम बैटरी की एफिशिएंसी बदल जाएगी? तो हम लोग करते हैं चेक करते हैं फटाफट से। देखो मैं उम्मीद कर रहा हूं धीरे धीरे चीजें चल रही हैं तो आराम से आपको समझ में आ रही होंगी। देखो सवाल मैंने बदल दिया और इस बार ये ठीक है, सवाल को वैसे ले लिया, ये 2 ओम ले लिया, ये 10 वोल्ट है एज इट इज, और ये 4 ओम है। इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, गिला शिकवा मानना नहीं है। तो मैं बोला सबसे पहला काम, तो मैंने आई निकाला, तो आई आएगा कितना, 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 4, तो 10/6 मतलब आंसर आ गया 5/3 एम्पियर। अच्छा, पावर ऑफ बैटरी फटाफट से निकालिए। पावर ऑफ बैटरी आती है कितनी, V इंटू आई, तो 10 इंटू 5/3 मतलब आ गई कितनी, 50/3 वैट। और पावर ऑफ रजिस्टर, तो ये आएगी आपकी आई स्क्वायर इंटू आर, तो भैया 5/3 का स्क्वायर इंटू आर मतलब है 2, तो ये कितना आएगा 25 इंटू 2 मतलब 50 डिवाइडेड बाई 9 बराबर है। अब इसको यदि मैं 9 बना लेता हूं तो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 150 डिवाइडेड बाई 9 है और ये 50/9 है। बोलो कौन ज्यादा, तो आप क्लियरली देख के बता सकते हैं बैटरी की ज्यादा है। अब इस बार एफिशिएंसी यदि मैं लिखता हूं तो देखो एफिशिएंसी को सिंबल दिया जाता है ईटा, ETA या EITA जो भी है, ये ऐसा सिंबल बनाते हैं। तो कैसे निकालोगे, आउटपुट मतलब 50/9 अपॉन 150/9 इंटू 100। तो आपने देखा इस बार एफिशिएंसी हो गई 33%। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है सर्किट में, सेम बैटरी के लिए जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो आपकी बैटरी की जो एफिशिएंसी आ रही है वो बढ़ते जा रही है। एफिशिएंसी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब ठीक है, चलो और थोड़ा सा काम करते हैं हम लोग इस पे। मैंने क्या किया, लेट्स से मैंने अगला एक सवाल फिर से बनाया यहां पर। अब कई लोगों को लग रहा होगा सर ये टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ तो भी चीजें आपके सामने दिमाग में घुसाना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ओनली। क्वेश्चन से क्या है, क्वेश्चंस करेंगे तो वो बाद में सवाल देख के आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ओके देखो अब इसमें बताओ, तो इसमें सबसे पहले वही आई निकालोगे तो आई आएगा कितना, 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 4, तो भैया 10 डिवाइडेड बाई 8 मतलब आएगा कितना 5/4। जैसा भी मुझे रिक्वायरमेंट होगा वैसे मैं कर लूंगा आगे चल के। ठीक है, अच्छा इसके आगे मैंने क्या पूछूंगा, बैटरी की पावर निकालो, तो बैटरी की जो पावर निकालोगे वो आएगा V इंटू आई मतलब 10 इंटू 5/4। तो भैया देखो एक तो 50/4 लेने दो या फिर 25/2, और जैसा भी आपको जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग आगे कर लेंगे। अगला क्या है, पावर निकालो रजिस्टर की, तो रजिस्टर की पावर आएगी आई स्क्वायर इंटू आर, तो आई है आपके पास में 5/4 का स्क्वायर इंटू 4, तो ये आएगा 55, 25 चौका 100, 100 डिवाइडेड बाई 4। तो एक काम करो, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं भैया, एक 4 तो कट जाएगा, तो ये आ गया 25/4 बराबर है। तो ओके, तो मेरे को यहां पर देखो ये कुछ ऐसा मिलने लग गया कंपैरिजन करने के लिए। तो फटाफट से यहां पर एफिशिएंसी निकाल के दिखाओ, तो भैया एफिशिएंसी आएगी आउटपुट मतलब 25/4 और इनपुट आएगी 50/4 इंटू 100, सो आंसर आएगा 50%। ओके, आंसर कितना आ गया 50%।
अब यहां पर जरा ध्यान से देखो एक चीज को, पता है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो आप देख लिए तो बस काम हो गया। सर क्या दिखाना चाहते हैं? मैं दिखाना चाहता हूं ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, दोनों सेम है, यस और नो। तो इसका मतलब ये है कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जब हो रहा होता है तो एफिशिएंसी जो है वो 50% होती है। एफिशिएंसी जो है वो 50% होती है। ये बात दिमाग में रखनी है। ये सवाल है एक जिसको मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू करवाया। मतलब क्या है, मैं थियोरिटिकली बता देता कि आपको याद रखना है कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होती है तो एफिशिएंसी 50% आती है। ये मैंने स्टेटमेंट बोल दिया और एक मैंने ये सवाल करवाया, तो दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? वो देखो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, वो मैं नहीं बता सकता। बट मैं क्या कह रहा हूं कि देखो मैंने एक जैसे कितने सवाल करवाए, यहां तक तो वो छोड़ दो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट चल रहा था। यहां से मैं एफिशिएंसी में घुसा और एफिशिएंसी में घुसते मैंने पहले एक सवाल करवाया तो मेरे को एक एफिशिएंसी मिली 20%। तो मेरे दिमाग में आया इतनी छोटी सी एफिशिएंसी बड़ी भी तो हो सकती है, तो थोड़ा सा बढ़ाया तो ये मिल गया 33%। मुझे पता लगा कि एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, उस पर भी एफिशिएंसी का डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। मतलब ठीक है, उसके आगे गया तो मैंने कंडीशन बनवा ली, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वाली कंडीशन बनाई, तो यहां पर मुझे 50% एफिशिएंसी मिल गई। अब मेरे दिमाग में एक सवाल और उठने लगा कि क्या एफिशिएंसी 50% से ज्यादा बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। किसने रोका है? सेम बैटरी लेके चल रहा हूं मैं, बस मैं क्या कर रहा हूं, हर बार आपका क्या चेंज कर रहा हूं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा सेल कंप्लीट। यहां पर मैंने क्या कर दिया, इस बार 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, बढ़ा दिया रेजिस्टेंस। अब बताओ क्या करेंगे? तो भैया सबसे पहला काम है आई निकालना है। आई आएगा 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 6, मतलब आ गया कितना? 1 एम्पियर। ठीक है, ओके। इसके बाद में मेरा क्या काम बनता है? मैंने निकालनी है पावर ऑफ बैटरी। तो बैटरी की पावर कितनी आएगी? V इंटू आई, मतलब 1 इंटू 10, मतलब आ गई 10 वैट। और पावर ऑफ रेजिस्टेंस यदि मैं निकालना चाहता हूं तो ये आएगी आई स्क्वायर इंटू आर। तो 1 का स्क्वायर इंटू आर है 6, मतलब आ गई 6 वैट। और यदि मैं यहां से एफिशिएंसी चेक करता हूं तो आउटपुट है 6, इनपुट है 10 इंटू 100। सवाल में आंसर आ गया 60%। तो इसका मतलब यह है कि भैया एफिशिएंसी जो है वो 60% से भी ज्यादा लेके जा सकता हूं। अच्छा, अब किसी के मन में आया और थोड़ा सा मन में आया, वैसे मैं आपको बता दूं एफिशिएंसी 100% से ज्यादा नहीं लेके जाते हैं, बराबर है। अब कई लोग बोलेंगे सर रेजिस्टेंस बढ़ने पे एफिशिएंसी बढ़ते जा रही है तो क्या दिक्कत है? एक काम करो ना आप। बोला सर क्या काम करूं? देखो मैं बताता हूं। सर ऐसा कर लो। बोलो कैसा कर लूं? सर एक काम करो, देखो ये रजिस्टर लिया है ना, 6 की जगह 96 ले लो ना। ये बैटरी लगवा दी, ये लगवा दिया। देखो अब करके देखो। अब है ना, आप घर पे बैठ के आराम से टाइम पास करना। उसमें मैं बता देता हूं बस ये एक सवाल और फिर से वही। देखो डेटा तो आप तो वैसे ही चालू करोगे भाई, डेटा तो आप वैसे ही चालू करोगे। पहले आई निकालोगे, 10 डिवाइडेड बाई 96 प्लस का 4, सो 10/100 आ जाएगा। तो आपने बोला 1/10 एम्पियर करंट आ गया। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। फिर आपने बोला कि पावर ऑफ बैटरी निकालते हैं फटाफट से। मैं बोला ठीक है, V इंटू आई करा आपने तो 10 इंटू 1/10 किया तो आंसर 1 वैट आ गया। ठीक है, ये क्या निकाल लिया आपने? ये आई निकाला आपने 1/10 एम्पियर, और ये आपने पावर ऑफ बैटरी निकाल ली। और ऐसे ही पावर ऑफ रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करी, जो कि आपका आई स्क्वायर इंटू आर आने वाला है। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आपने 1/10 का स्क्वायर इंटू आर कर दिया तो देखो 96/100 है, मतलब 0.96 वैट, बराबर है। अब फटाफट से एफिशिएंसी पे आ जाओ। एफिशिएंसी आ जाएगी आउटपुट, मतलब 0.96 अपॉन इनपुट 1 इंटू 100। तो भैया एफिशिएंसी आ रही है 96%। कई लोग बोल रहे होंगे सर वो रेजिस्टेंस 96 ओम का था इसलिए 96% आ गई। एक काम करो आप, अच्छा नहीं लगा 196 ले लो। अरे कुछ भी करते चले जाओ, यहां पे कुछ भी कर लो, एफिशिएंसी 100% से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है भैया। आपने पढ़ा होगा न्यूटन सर और बीच बीच में आ जाते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा कोई भी मशीन अभी तक बनी नहीं है जहां पे एफिशिएंसी 100% से ज्यादा आ रही हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके। तो सवाल ये उठता है
कि क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर और एफिशिएंसी का लेना देना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर और एफिशिएंसी का कोई लेना देना आपस में नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर जब दोनों अलग अलग चीजें तो फिर दो अलग अलग चीजें पढ़ाई क्यों है? भैया दो अलग अलग चीजें इसलिए पढ़ाई है। अच्छा सर एक बात बताओ, सर्किट में किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है? तो भैया सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, एफिशिएंसी का इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। पर यह है कि भैया देखो एक ऐसा सर्किट जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब देखो एक सिंपल सी बात यह है कि एक ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर और एफिशिएंसी दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो भी बैटरी लग रही है सर्किट में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम हो ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ सके। तो कैपिटल आर बढ़ने से क्या होता है? एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ने से पावर ट्रांसफर बढ़ती है, उसको उसके द्वारा कंज्यूम की गई पावर बढ़ती है। वो बात सही है, अपनी जगह है, लेकिन हम लोगों को एक क्लियरली हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वाला पैरामीटर अच्छा है या एफिशिएंसी वाला पैरामीटर अच्छा है। बेसिकली हम लोगों को तो दोनों का मिक्सचर चाहिए, मतलब एफिशिएंसी भी ज्यादा आ जाए और पावर भी मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पावर भी ट्रांसफर हो जाए। तो भैया देखो यही सिंपल सी बात है। देखो हर बार क्या हो रहा है, 1 वैट वाला है यहां पर अधिकतम, मतलब बेसिकली कैसे कह सकते हैं, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जो बात कर रहे हैं, मतलब उसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो हमने कंडीशन लगाई थी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कहां होती है, जहां पर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम है। तो इस किधर गया वो सवाल, हाँ ठीक है। सो यहां पर देखो बैटरी की पावर देखो कितनी आ रही है, बैटरी की पावर आ रही है 12.5 वैट, सेम बैटरी है, बराबर है। और यहां पर कितनी बन रही है, इस रेजिस्टेंस की पावर देखो कितनी आ रही है, 4 एकम 4, 4 छिका 24, 6.25 वैट, बराबर है। तो ये बैटरी की पावर जो है वो भी तो चेंज होते जा रही है साथ ही साथ में। देखो यहां पे 10 वैट आ गई, ये 6 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0.96 आ गया। तो भैया ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली साथ साथ में चेंज होते रहते हैं, इसलिए आप किसी एक को बेस्ट और किसी एक को बेकार नहीं बता सकते हैं। बस ये है कि हमेशा वो सर्किट बेकार हो जाता है, उस सर्किट का ज्यादा कोई ये नहीं है कि आपने जैसे देखा, मतलब जो कंडीशन है कैसे सवाल बन सकता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। शुरुआत कहां से करी, सीरीज पैरेलल के बल्ब के क्वेश्चन से, और कहां तक हम लोग पहुंच गए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, जो कि एक छोटा सा टॉपिक था इसी पार्ट का। और ये क्या है, देखो अब ये अकेला यदि मैं बोलूं कि मेरे को एफिशिएंसी पढ़ानी है आज, तो शायद मैं नहीं पढ़ा पाता। जब मैं बोलूं अकेला मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पढ़ाना है, उसमें कुछ है नहीं ज्यादा। देखा आपने 10 या 15 मिनट का टॉपिक रहा होगा, एफिशिएंसी 10-15 मिनट के टॉपिक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स को कलेक्टिवली मैं बोला कि इसी के साथ में खत्म कर देते, जिसको बाद में फिर रख के कोई मतलब बनता नहीं है। और इसी तरह से आपका ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो जाता है। वैसे देखा जाए तो आगे चल के ना हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी कंबाइन कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कैसे कंबाइन कर देते हैं, तो आपको यदि हीट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो तो एमएस डेल्टा थीटा ऐसा कुछ तो भी है। एम इज द मास, एस इज द स्पेसिफिक हीट और डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर। इसको पावर इनटू टाइम, मतलब सोर्स की पावर और कितने टाइम तक मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एक रिलेशन है। यदि आप याद रखना चाहें तो याद रख लीजिए, और वहां से हम लोगों को सवाल बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, सवाल बन सकते हैं यदि एग्जामिनर चाहे तो। अब कैसे सवाल बनेगा, तो सवाल बनाने के लिए जैसे आपको मालूम होगा इमर्शन रॉड होती है पानी गर्म करने वाली, तो पानी गर्म करने की रॉड दे रखी है, मतलब मैंने उसकी पावर दे रखी है। उस रॉड को पानी में डालेंगे, तो पानी में डालेंगे तो पानी का स्पेसिफिक हीट पता लग जाता है, और पानी कितना लिया वो पता लग गया, और कितने टेम्परेचर का पानी और उसको कितना गर्म करना है, तो कितनी देर तक रॉड जलानी पड़ेगी। ध्यान से सुनना मैं सवाल में क्या बोला, सवाल में कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। वाटर है मेरे पास में, क्या है, पानी है। लेट से मेरे पास में जो पानी है 10 किलो पानी है, ठीक है, 10 किलो पानी है, मतलब 10 लीटर पानी है। 10 लीटर पानी ही 10 किलो पानी होता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की, 1000 किलोग्राम पर मीटर की होती है, उसके कारण। ओके, तो ये मास हो गया। पानी के लिए एस जो होता है, एस ऑफ वाटर 1 होता है, याद रखना होता है, यही सवाल बनते हैं। लेट से मेरे पास जो पानी है उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको मुझे गर्म करना है 50 डिग्री सेल्सियस तक। मेरे को 50 डिग्री सेल्सियस वाले पानी से नहाना है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ठंडा होगा। मैंने जो रॉड यूज करी है वो रॉड यूज करी है 1 किलो वैट वाली, मतलब 1000 वैट वाली जो रॉड आती है उसका मैं यूज कर रहा हूं। तो बताओ इस रॉड को कितनी देर तक चलाना पड़ेगा।
अब ये सवाल उसको ज्यादा समझ में आएगा जिसको हीट के कॉन्सेप्ट आते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं आते तो एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला mx डेल्टा थीटा बराबर P इंटू टी। इसमें P क्या है, पावर है, T क्या है, टाइम सेकंड में आएगा, M क्या है, मास, जो कि अब वैसे तो मैंने किलोग्राम में ले लिया, ग्राम में लेना चाहिए था। अब देखो जो भी चीजें हैं, स्पेसिफिक हीट जो है वो ग्राम के हिसाब से होती है, वो स्पेसिफिक हीट जो 1 है वो ग्राम के लिए है, ठीक है। ओके, तो फिर यहां से जो आंसर निकल के आता है फिर वो कैलोरी में निकल के आता है, फिर उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर ये वैट में है, इसको फिर जूल में कन्वर्ट, तो ये थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो यहां पर आपको कैलकुलेशन वाला नहीं, हम लोग बोले तो इंटर कन्वर्जन वाला पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट है, इंटर कन्वर्जन वाला पार्ट है, जो आपको याद आना चाहिए। यदि इंटर कन्वर्जन यदि आपको आता है तो आप ये सवाल कर सकते हैं। एक वैरायटी बस मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दी कि कंफ्यूज नहीं हो जाए कि कहीं ऐसी वैरायटी सुन लें तो पता लगा कि सर ये ऐसा सवाल तो कुछ कभी हुआ ही नहीं हमारी जिंदगी में, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे अभी रोक लेते हैं क्योंकि काफी समय हो चुका है ऑलरेडी। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए और ये छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ में काफी हद तक आपका चैप्टर अभी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये 3-4 कॉन्सेप्ट बचे हैं जिनको हम लोगों को फिनिश करना है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.